नाज़रीन, आलमी मंजरनामे के ऊपर बड़ी तब्दीलियां इस वक्त सामने आ रही हैं। यकायक बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त हुई हैं और इसराइल जो है वो अपनी मुकम्मल शिकस्त की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिकी एम्पायर जो है उसकी दुनिया के ऊपर जो पकड़ है वो कमजोर हो रही है और दुनिया अपने फैसले कर रही है। इस वक्त धमाका खेज डेवलपमेंट्स हुई हैं और एक से बढ़कर एक वाकयात जो आलमी मंजरनामे को यकसर बदल सकते हैं। नाज़रीन, गजा के सीज़फायर के हवाले से मेगा डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। गजा के सीज़फायर के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। अगले आने वाले 3-4 दिनों के अंदर गजा का जो सीज़फायर है वो अनाउंस हो सकता है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट जब सामने आ रही है और वजह यह है कि इजराइल चूंकि शिकस्त खा चुका है, उसके जो डिक्लेयर्ड गोल्स हैं गजा में, बावजूद उसके कि उसने ये सारे जुल्म किया, उसके बावजूद वो अपने डिक्लेयर्ड गोल्स अचीव नहीं कर सका। उसकी जमीनी फौज मुकम्मल शिकस्त खा गई है, उसकी एयरफोर्स, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके लॉजिस्टिक, ये सब जो है वो वहां पर इक्विपमेंट्स वो शिकस्त खा गए हैं। और ये बहरहाल जो सीज फायर के बाद फॉल आउट आएगा वो बहुत बड़ा होगा और बिल्कुल पूरा मिडल ईस्ट जो है वो बदल के रह जाएगा इस सीज फायर के बाद और इजराइल की एब्सोल्यूट डिफीट के बाद। तो इजराइल जो है वो शिकस्त के बाद कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए भी जंग को रोकने की जब बात की जा रही है। और ट्रंप जो है उसकी नाज़रीन जो सियासी सूरत हाल है, जो सियासी सिचुएशन है, वो उसको अलाउ नहीं कर रही कि वो इसको मजीद आगे खींचे, तो इसलिए वो भी मजबूर हो रहा है। और इसके साथ जो आलमी मंजरनामे के ऊपर एक गैर मामूली डेवलपमेंट हुई है और एक धमाका हुआ है आलमी मंजरनामे के ऊपर, वो ये है कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने एक कॉल की है। और कॉल तो रोजाना ही होती है, लेकिन ये कॉल किस बंदे को हुई है, उस बंदे का नाम है प्यूटन। रूस के सदर प्यूटन को कॉल की है फ्रांस के सदर ने। और जरा अंदाजा करें कि उसका बुनियादी मुहर्रिक क्या था। बुनियादी मुहर्रिक क्या था उस कॉल का? उसका बुनियादी मुहर्रिक जो है वो मिडल ईस्ट था। ईरान की जो जंग है वो इसका बुनियादी मुहर्रिक था। यानी दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ी दुश्मनी चल रही है वो तो यूरोप और रूस की है। इधर मिडल ईस्ट की जंग है तो उधर यूरोप और रूस की बहुत बड़ी दुश्मनी इस वक्त जारी है। तो उसमें फ्रांसीसी सदर का प्यूटन को कॉल करना और ईरान को डिस्कस करना, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि यूरोप ईरान और रीजनल वॉर जो है वो उसको किसी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए यूरोप जो है वो इस जंग को रुकवाने के लिए और मिडिल ईस्ट में मामलात को सेटल करने के लिए प्यूटन के साथ भी बात करने पर मजबूर हो गया है। यानी अपने सबसे बड़े दुश्मन से इस वक्त उनकी तो आपस में जो लड़ाई जारी है वो तो एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है। नेटो ने बड़े बढ़ा दिया है, यूरोप कहता है रूस को हम नहीं मानेंगे और रूस अपनी एग्जिस्टेंशियल वॉर जो है वो लड़ रहा है। तो इतनी बड़ी दुश्मनी के अंदर ईरान की वजह से जाकर कॉल हुई है, यानी बुनियादी मुहर्रिक जो है वो ईरान है। तो ये यूरोप की इस बात का वो बोलता सबूत है कि वो इस जंग को अफोर्ड, मिडिल ईस्ट की जंग को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगली बात यह है कि यूरोप के अंदर नाज़रीन जो सोच तेजी के साथ परवान चढ़ रही है वो ये है कि देखिए, यूक्रेन की जंग से हमें हासिल क्या हुआ? यूक्रेन की जंग तो बुनियादी तौर पर अमेरिका और रशिया की जंग थी। ये तो अमेरिका ने जंग शुरू की थी रशिया के खिलाफ और फिर हमें भी उसके अंदर जब वो घसीटा। तो अब यह है कि अमेरिका और रूस जो है वो भाई भाई है। अमेरिका और रूस अचानक से भाई भाई बन गए हैं और हम दरमियान में रगड़े जा रहे हैं। हमारे यानी पूरे यूरोप के इस वक्त हुलिया बिगड़ गया है यूक्रेन जंग की वजह से, हुलिया बिगड़ गया। आप जरा अंदाजा करें कि बर्तानिया से जो खबर सामने आ रही है, उन्होंने यूक्रेनियन रेफ्यूजीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। हम अफ्रीका के रेफ्यूजीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूक्रेनियन रेफ्यूजीज की बात कर रहे हैं। जब जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त आप देखिए, मतलब यूरोप इस तरह से यूक्रेनियंस को वेलकम कर रहा है और आप हमारी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, आप ह्यूमैनिटी की जंग लड़ रहे हैं, जैसा वो ये एक पूरा बनाते हैं। और आज क्या कर रहे हैं? आज यूक्रेनियन रेफ्यूजीज को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। ये यूरोप की हालत हो गई है, हुलिया बिगड़ गया है यूरोप का, इकॉनमी उनकी ड्रेन हो गई है, ठीक है ना, और मजीद डिस्ट्रॉय हो रही है। और ओवरऑल जो रेफ्यूजीज का क्राइसिस है वो इतना बढ़ता चला जा रहा है और इकोनॉमिक क्राइसिस। और ये जंग बहुत बड़ा मुहर्रक है कि जो फार राइट पार्टीज इमर्ज कर रही हैं। अब फ्रांस खुद कितने बड़े सियासी बहरान का शिकार हो रहा है। तो फार राइट पार्टीज की बहुत बड़ी वजह वो एंटी यूक्रेन है, एंटी नेटो है, एंटी वॉर है, एंटी इमिग्रेशन है। तो वो सारा यूक्रेन की जंग की वजह, वो सारे लाखों रेफ्यूजीज इधर आए हुए हैं और इकोनॉमिक बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो अब यूरोप के अंदर जो सोच डेवलप हो रही है और जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा कि अगर यूरोप और रूस की आपस में मामला तय पा जाते हैं। यूरोप ये कह रहा है कि अगर अमेरिका और रूस भाई भाई हैं तो यूरोप और रूस भाई भाई क्यों नहीं हो सकते? हम तो बिल्कुल साथ बैठे हैं ना, हम तो हमसाए हैं। भाई अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है, अगर वो आकर जंग छेड़कर फिर भाई भाई भी हो सकता है
तो हमारे तो एक हिस्टोरिकल रिलेशंस है, और हम तो दरवाजे के ऊपर बैठे हुए हैं, और फिर हम रूस से तेल, गैस, एनर्जी सारी वहां से आती है, तो अब हमें महंगी एनर्जी लेना पड़ रही है, तो हमारा तो बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सोच है जिसका मजर आज आपको ये कॉल नजर, यानी इसकी कई एक डायमेंशंस हैं, और सबसे बड़ा जो मुहर्रक बना है वो रीजनल वॉर है कि अगर इधर यूक्रेन की वजह से ये मसला, अगर मिडिल ईस्ट की जंग छिड़ गई तो फिर क्या होगा यूरोप के साथ, ठीक है ना। जो उर्दुगान ने ड्यूरिंग द वॉर कहा था कि रेफ्यूजीज के सैलाब के लिए तैयार हो जाओ अगर ईरान की जंग ना रुकवाई, ठीक है ना। और इससे आप एक और चीज देखें कि यूरोप जो है वो अमेरिका से बात नहीं कर रहा है ईरान जंग रुकवाने के लिए या मजीद सेटलमेंट के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, अमेरिका से बात नहीं कर रहा है, प्यूटन से बात कर रहा है। आप जरा अंदाजा करें। और ड्यूरिंग द वॉर जो 12 दिन की जंग जारी थी, उसमें प्यूटन ने यह कहा था कि मैं सालसी करवाने के लिए तैयार हूं, मेडिएशन करवाने के लिए तैयार हूं। तो जर्मनी ने कहा था कि हम प्यूटन के सालसी को नहीं मानते। अच्छा, वैसे जर्मनी की जो गवर्नमेंट है वो पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है, वो उसकी कोई समझ नहीं आ रही कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। खैर, तो प्यूटन की सालसी को नहीं माना गया। आज उसी प्यूटन को कॉल की जा रही है कि यहां ईरान और मिडिल ईस्ट के हवाले से कोई सेटलमेंट हम मिलकर जब कर सके। और प्यूटन जो है वो उसने कहा कि अरब लीडरशिप को उन्होंने बुलाया हुआ है। अच्छा, और इससे अमेरिका के ऊपर यह प्रेशर बढ़ा है कि दुनिया के सारे फैसले उसके कंट्रोल में नहीं है, कि जंगे भी वो छेड़ेगा, फिर अचानक से उसमें सालिस भी बन। अमेरिका क्या करता है, जंगे छेड़ी, फिर अचानक से सालिस बनकर आ गया, हम आपकी सुलह करवाएंगे। और भाई आप सुलह कैसे करवाएंगे, आप तो जंग छेड़ने वाले हैं, आप तो असलहा देने वाले हैं। आप देखें ये कितना बड़ा मजाक है जो पिछले कई सालों से जारी है, खासकर इन 20-21 महीनों में। भाई गजा का सीजफायर की जो सालसी है वो भी अमेरिका करवा रहा है, और गजा जंग जारी भी सिर्फ अमेरिका की वजह से है, बार बार वीटो भी सिर्फ अमेरिका करता है। ईरान की जंग अमेरिका ने छेड़ी और सालसी भी वो कहता है मैंने सालसी करवाई है। तो ये मजाक जो है ना मजीद चल नहीं सकता है, और दुनिया अपने फैसले कर रही है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ा है। और अगली जरा बात सुनिए, अमेरिकी एम्पायर किस तरह तेजी के साथ अपने जवाल की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकन साइंटिस्ट, उनका जो पहला बैच है वो फ्रांस पहुंच गया आज। यानी एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिकन साइंटिस्ट जो ट्रंप की पॉलिसी की वजह से, जो हमने सारा आपके सामने उस वक्त रिपोर्ट्स रखी थी कि अमेरिका के अंदर ये पूरी लहर इस वक्त पैदा हो रही है और वो यहां से माइग्रेट कर रहे हैं, तो पहला जो बैच है वो आज फ्रांस पहुंच गया है, ठीक है ना। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हमने ये देखा था कि यूरोप से साइंसदान जब अमेरिका गए और फिर अमेरिका द ग्रेट अमेरिका बना, सुपर पावर बना, तो आज वही साइंसदान जब वापस यहां पर यूरोप आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कह लें कि तब्दीली। और देखें फ्रांस अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहा है। फ्रांस ने यहां गजा की भी सीजफायर की मुसलसल बात करता रहा है, ईरान जंग पर भी उसने को खुलकर सपोर्ट नहीं की, बल्कि जब वो इसकी मुखालफत की और कहा कि ये क्योस पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज वो प्यूटन के साथ भी बात कर रहा है और साइंसदान भी फ्रांस पहुंचे। तो फ्रांस कहीं ना कहीं अपने आप को नई दुनिया के हवाले से पोजीशन कर रहा है। और मैक्रोन ने कुछ महीने पहले जो डिप्लोमैट्स हैं अपने, उनके साथ खिताब करते हुए कहा कि जो यूरोपियन सेंचुरी है वो ओवर हो रही है, यूरोपियन इक़्तिदार का खात्मा हो रहा है। और जो ब्रिक्स समिट हुई थी उसमें चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था कि 100 साल के बाद वो तब्दीली दुनिया में आ रही है जो मतलब 100 साल में नहीं है, सबसे बड़ी तब्दीली इस वक्त दुनिया में आ रही है, यानी वो इक़्तिदार चेंज हो रहा है, नई दुनिया जब वो इमर्ज कर रही है। तो उसमें ये समझदार जो ममालिक हैं वो अपने आप को सही अंदाज में पोजीशन कर रहे हैं, जो उसी घमंड में हैं कि यही हमारे जंगी त्यारे, हम सबसे बड़ी ताकत। तो अगर आप नोट करें इन जंगों ने सबसे ज्यादा क्या चीज साबित की है, वो ये चीज साबित की है कि कोई ताकतवर जो है वो चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो, यह बात अब खत्म हो गई है कि वो कमजोर से कमजोर को भी क्रश कर सकता है। इजराइल से बड़ी ताकत और क्या होगी, वो गजा को भी क्रश नहीं कर सका, हमास को भी क्रश नहीं कर सका। सिविलियंस को मारना जंग नहीं होती है, ठीक है। तो वो गजा हमास को क्रश नहीं कर सका। इस जंग ने ये बिल्कुल नई रियलिटी दुनिया में, यानी जो वॉरफेयर है वो तब्दील हो गई है। और यहां पर हूतीज नहीं संभाले जा रहे हैं, हूतीज जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे पावर स्ट्रक्चर में, अब जरा ये सारा मंजरनामा हो रहा है। उधर से हूतीज ने मिसाइल दाग दिए,
बेन गोरियन एयरपोर्ट को हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बना दिया, साथ तल अवीव को निशाना बना दिया, और अगली सुनिए, गजा से भी रॉकेट्स फायर हो गए। ठीक है ना, इधर हुतीज ने मिसाइल दागे, उधर से गजा से रॉकेट्स फायर जो है वो हो गए हैं। तो वो इस बात का वाज़ेह सबूत दे रहे हैं कि हम यहां पर मौजूद हैं और इजराइल जो है वो हमें शिकस्त नहीं दे सका है। और रेजिस्टेंस जो यानी जो हमास या हुतीज या हिजबुल्लाह, इनका सर्वाइवल ही इनकी फतह होती है। अच्छा, तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब जो ट्रंप का ट्वीट हुआ है, सबसे पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं, यानी गजा के सीज फायर के ऊपर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, रॉन दर्मर जो इसका अहम तरीन मिनिस्टर है, वो इस वक्त वॉशिंगटन पहुंचा हुआ है, कल से वो पहुंचा है। और ट्रंप ये कह रहा है कि मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी लॉन्ग और प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई है, मीटिंग हुई है इजरायलीज के साथ टुडे ऑन गाजा, और इजराइल जो है वो एग्री कर गया है फॉर द नेसेसरी कंडीशंस टू फाइनलाइज 60-day सीज फायर। 60 दिन की जंगबंदी के लिए इजराइल एग्री कर गया है, और ये जो 60 दिन होंगे, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग विच टाइम वी विल वर्क विद एलाइज ऑल पार्टीज टू एंड द वॉर। ठीक है ना, इन 60 दिनों के अंदर हम तमाम पार्टीज के साथ काम करेंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस तनाजुर में कि दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इन 21 मंथ्स कि अमेरिका ने मुकम्मल जंगबंदी की बात की। दिस इज बिग डेवलपमेंट के फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अमेरिका से मुकम्मल जंगबंदी की बात आई है। ठीक है, इस तनाजुर में यह सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। तो 60 दिनों में पहले 60 दिन का सीज फायर होगा, और उस दरमियान मजीद आगे बात बढ़ाई जाएगी मुकम्मल जंगबंदी के लिए, जिसमें कतरीज और इजिप्शियन जो हैं उनकी फिर तारीफ की है कि जिन्होंने बड़ा काम किया टू ब्रिंग पीस। तो बहरहाल एक अब कह लें कि वो बस जी तारीफ कर दी, बड़ा काम किया, ठीक है उन्होंने काम किया, तो आपने क्या किया? आपने कतरीज और इजिप्शियंस को कितने वादे किया कि आज सीज फायर कल सीज फायर। बहरहाल, और कतरीज और इजिप्शियन जो है वो हमास को फाइनल प्रपोजल जो है वो प्रेजेंट करेंगे। आई होप फॉर द गुड ऑफ मिडल ईस्ट, मैं उम्मीद करता हूं मिडल ईस्ट के लिए अच्छा हो, दैट हमास टेक दिस डील। और उसके लिए जरूरी यह है, अब अंदाज यानी मिडल ईस्ट के लिए अच्छा हो, और उसके लिए जरूरी यह है कि हमास इस डील को कबूल कर ले, बिकॉज इट विल नॉट गेट बेटर। अगर ये इन्होंने डील कबूल ना की तो ये बेटर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा मिडिल ईस्ट के लिए, इट विल गेट वर्स, ये बहुत बुरा होगा। थैंक यू फॉर द अटेंशन टू दिस मैटर। तो मेरा लोग एक तक का बुराना जो लैंग्वेज है वो भी साथ साथ इस्तेमाल की गई है। अच्छा, 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि जिस दिन गजा का सीज फायर हुआ वो फलस्तीन की बहुत बड़ी फतह होगी, और वो इंसानियत की बहुत बड़ी फतह होगी, और वो बिल्कुल नई रियलिटी का आगाज होगा। और मिडिल ईस्ट में जो इजरायली ताकत है वो बिल्कुल उसको एब्सोल्यूट डिफीट हो जाएगी। एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ट्रंप बुनियादी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसने आने के बाद जो भी उसकी कैलकुलेशंस थी ना, जो भी उसके माइंड के अंदर था, उसने इंप्लीमेंट किया है, लेकिन वो सारा मिस एडवेंचर साबित हुआ है। आज ये गजा की ग्रीन लाइट, गजा की जंगबंदी की बात कर रहा है, तो गजा की ग्रीन लाइट किसने दी थी? गजा की जंग शुरू किसने करवाई थी? इसी शख्स ने शुरू करवाई थी। ठीक है ना, तो वो इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं गई है। ईरान की जंग इसी ने ग्रीन लाइट दी, वो भी इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं गई है। तो इसने जो भी पॉलिसीज ये लेकर आया है वो मिस एडवेंचर साबित हुआ है। तो अब ये बहरहाल इसको जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। खास तौर पर गजा की जो जाहिरियत है, इसने ट्रंप को सबसे ज्यादा डैमेज किया है। ट्रंप की जो रेप्यूट है उसको अगर सबसे ज्यादा किसी चीज ने डैमेज किया है तो वो गजा की ये जारियत है। ठीक है ना, कि वहां पर वो कोई जंग तो नहीं थी, औरतों और बच्चों के ऊपर बम गिरे। ठीक है ना, और अभी जो पिछले 1-1.5 माह से हम देख रहे हैं कि एड लेने के लिए जो आए हैं उन फलस्तीनियों को मारा जा रहा है। ये चीजें क्या तारीख से भुलाई जा सकेंगी? तो ये सब किसकी मर्जी के साथ हो रहा था? तो ये इस चीज ने सबसे ज्यादा ट्रंप की जो रेप्यूट है उसको डिस्ट्रॉय किया है। तीसरी बात यह है, अब इस सीज फायर के हवाले से तीसरी बात यह है कि जब ट्रंप ने दौरा किया था और अलेक्जेंडर को जो है वो रिहा किया गया था, तो उस वक्त किस गारंटी के तहत रिहा किया गया था? वो ये वाली गारंटी थी जो आज ट्रंप दे रहा है। उसमें यह था कि अलेक्जेंडर को हमास रिहा करेगी, और उसके बदले में क्या होगा कि ट्रंप खुद जंगबंदी अनाउंस करेगा, और मुकम्मल जंगबंदी अनाउंस करेगा। वो एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करेगा, और ये एक गारंटी होगी, ये उसका एक अहद होगा अपने वोटर्स के सामने, अमेरिकन के सामने और पूरी दुनिया के सामने, कि वो इस बात को कमिट कर रहा है कि वो मुकम्मल जंगबंदी करवाएगा।
ये उस वक्त की बात है जब ट्रंप आ रहा था मिडिल ईस्ट और अलेक्जेंडर को रिहा किया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि गजा में बमबारी तेज हुई, जुल्म और बढ़ा, जमीनी फौज इन्होंने मजीद दाखिल की, फिर ईरान के खिलाफ जो जंग शुरू की गई। तो उसके बाद भी मतलब क्या उसी पुरानी गारंटी के ऊपर, या जो ट्रंप का बिहेवियर है कि वो सुबह कोई बात करता है शाम को कोई बात करता है, तो क्या उसकी गारंटी को माना जा सकता है? यानी जब वो आ रहा था मिडिल ईस्ट तो तब ये बात हुई थी कि वो इस तरह से ट्वीट करेगा, उसके बाद जो हुआ उससे और इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डैमेज हुई। तो क्या अब इसकी गारंटी को माना जा सकता है? ठीक है, यानी और दूसरी बात यह है कि कतर, मिस्र, सऊदी अरेबिया या टर्की, क्या ये हमास को गारंटी देंगे, फलस्तीन को गारंटी देंगे कि अमेरिका जो बात कर रहा है वो सही बात? देखें, ये अमेरिका के पार्टनर है ना, अमेरिका के इत्तेहादी हैं, और जो पीछे हमास ने अलेक्जेंडर को रिहा किया था वो भी एक मिडिल ईस्ट के मुल्क की गारंटी पर किया था, उसमें भी उन्होंने अमेरिका की गारंटी नहीं मानी थी। वो भी एक मिडिल ईस्ट के मुल्क ने कहा था कि प्रोबेबली कहा जाता है कतर के हवाले से कि मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट के एक मुल्क ने कहा था कि ये बात ऐसे ही होगी, आप अलेक्जेंडर को रिहा करें जो अमेरिकन था और ये सीज फायर हो जाएगा। तो उस वक्त भी उन्होंने मिडिल ईस्ट के मुल्क की गारंटी मानी थी। तो अब क्या ये जो अमेरिका के इत्तेहादी है मिडिल ईस्ट में, ये फलस्तीनियों को गारंटी देंगे कि जो अमेरिका बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है? और अगर इनकी गारंटीज के ऊपर अमल दरामद ना हुआ, अगर नेतन्याहू और ट्रंप अपनी बात से फिर गए, जिसमें कोई शक नहीं है कि वो फिर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? ठीक है, फिर ये मुल्क जो है वो क्या करेंगे? फिर सिर्फ स्टेटमेंट जारी करते रहेंगे, फिर सिर्फ कंडेमनेशन जारी करते रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये मामला डिसाइडिंग है और ट्रिकी है। अ काइंड ऑफ प्रेशर जो है वो ट्रंप ने हमास पर भी क्रिएट करने की कोशिश की है कि ये आपके लिए डील है, बस आप इसको ले लें। यानी मिडिल ईस्ट के मालिक भी अब हमास को कहेंगे भाई देखें, वो ट्रंप कह तो रहा है कि जंगबंदी करवा देगा, तो आप इस डील को ले लें। और ये जो टर्की और हमास की मुलाकात हुई है वो भी इसी तनाजुर में हुई है, ये चीजें वहां पर डिस्कस हो रही हैं, यही गारंटीज। यानी अब यूं आप कह लीजिए कि आरजी जंगबंदी तय हो गई, मुकम्मल जंगबंदी अमेरिका कमिट कर रहा है, लेकिन सारी बात इस बात के ऊपर खड़ी है कि वो कमिटमेंट कितनी मानी रखती है, क्या उसको मान लेना चाहिए? और मिडिल ईस्ट के ममालिक क्या फलस्तीनियों को गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि अमेरिका जो कह रहा है वो सही कह रहा है? दरमियान में हमास ये भी कह रही है कि अगर आप 60 डेज का सीजफायर कर रहे हैं तो फिर ठीक है, हम आधे कैदी छोड़ देते हैं, जब मुकम्मल जंगबंदी अनाउंस होगी तो हम सारे छोड़ देंगे। कितनी उसूली बात है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं आप सारे कैदी ही रिहा करेंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रिकी और डिसाइडिंग टाइम है, अगले 4-5 दिन इस हवाले से बड़े डिसाइडिंग होंगे। हमास क्या इस डील को एक्सेप्ट करेगी? और वो तो देखें पहले दिन से सीज फायर चाहते हैं, लेकिन क्या उनके साथ कोई और खेल खेला जा रहा है यहां पर, ये बहरहाल देखना है। और चूंकि नेतन्याहू ने दौरा करना है अभी वॉशिंगटन का, तो ये भी एक ट्रंप का तरीकाकार है, जैसे उसने मिडिल ईस्ट का दौरा करना था तो उस वक्त भी उसने कहा कि सीज फायर, इस तरह की बातें चलना शुरू हो गई ताकि उससे यहां पर सख्त सवाल ना हो, गजा के वाले से बात ना हो। तो यहां भी अब नेतन्याहू आ रहा है तो वहां पर वो कहेंगे देखें हमने ईरान के ऊपर कितनी विक्ट्री हासिल की, फलाना फलाना, वो बातें करेंगे ताकि गजा के वाले सख्त सवालात ना हो और कहा जाए कि देखो हम तो जंगबंदी और ये वो सारी बातें। लेकिन बहरहाल एक बात तय है कि ये जितने मर्जी खेल खेल लें, इनका खेल खत्म होने वाला है। गजा में ये हार चुके हैं, ठीक है, अब ये आगे पीछे जो भी ये करें अल्टीमेटली इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप जरा देखें, इधर से गजा ने फिर रॉकेट्स फायर कर दिए, यानी इधर ये बात चल रही है गजा ने रॉकेट्स फायर कर दिए, हमास मौजूद है। अगर देखें लड़ना ही है ना तो हमास लड़ेगी, तो वो तो इजराइल मुकम्मल अपने कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। जो इंटरनल एक खाना जंगी चल रही है, बस वो सेटलर्स ने जो है वो फौज के ऊपर हमला कर दिया है। सो उन्होंने यहां से रॉकेट्स फायर कर दिए हैं, फिर फौजियों को निशाना बनाया है। और अगर इन्हीं दिनों के अंदर मजीद इजरायली फौजी मारे गए तो फिर क्या होगा, फिर कितनी बड़ी जिल्लत इनकी होगी। और जिस दिन ये सीज फायर हुआ उसके बाद जो फॉल आउट आएगा, जब दुनिया दाखिल होगी, जब रियलिटी सामने आएंगी, जब मतलब वो बहुत बड़ा दिन होगा। तो अब जरा देखिए, गाजा रेजिस्टेंट टारगेट्स इजरायली सोल्जर्स, व्हीकल्स एंड सेटलमेंट्स। इजरायली फौजियों को निशाना बनाया और रॉकेट्स फायर किए हैं, और ये रॉकेट्स वहां से फायर हुए हैं खान यूनिस में, कुछ ही फासले के ऊपर जहां इजरायली फौज मौजूद थी उसके करीब से उन्होंने रॉकेट्स फायर कर दिए। और यमन ने जनाब बेन गोरियन एयरपोर्ट की इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस साइट्स विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स उन्होंने हिट कर दिए हैं। बेन गोरियन एयरपोर्ट और हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उन्होंने फायर किए बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर, और 3 सेंसिटिव साइट जो उन्होंने हिट की हैं, याफा के अंदर, अश्कलान और इलात के अंदर। ये आज उधर से गजा ने, उधर से यमन ने, वो इसराइल में अभी भी सायरन्स बज रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस वक्त जो है वो इसराइल की हालत है। अब मुझे बताएं उनके पास ऑप्शन क्या है।
अगर उनके पास ऑप्शन ग्रेटर इजराइल है तो वो कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बात यह कि 21 महीने और हमास मौजूद है, इससे बड़ा कोई मिलिट्री मुआवजा होगा, और हूतीज ने शिकस्त खाए हैं। अब जरा प्यूटन और मैक्रोन की जो कॉल हुई है उसकी जरा हेडलाइंस देखिए। प्यूटन मैक्रोन डिस्कस ईरान यूक्रेन इन फर्स्ट फोन कॉल इन नियरली 3 years। इस वक्त आलमी मंजरनामे के ऊपर ये बड़ी डेवलपमेंट है और इसकी कई डायमेंशंस है। रॉयटर्स और आगे देखिए, फर्स्ट प्यूटन मैक्रोन कॉल इन ईयर्स कवर्स यूक्रेन ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखें, यूक्रेन तो डिस्कस होना ही होना है ना, लेकिन असल जो मुहर्रक है कि मैक्रोन को कॉल करनी पड़ गई प्यूटन को, वो ईरान का मामला है कि दोबारा जंग छिड़ सकती है और वो यूरोप अफोर्ड नहीं कर सकता। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का बंद होना, ठीक है ना, यहां से रेफ्यूजीज का एक नया सैलाब जाना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो असल मुहर्रक ईरान था, लेकिन यूक्रेन तो है ही है ना, उसने तो डिस्कस होना ही होता है हर जगह जब भी यूरोप और ये आपस में मिलेंगे। मैक्रोन ओपन्स ईरान टॉक्स विद प्यूटन इन फर्स्ट कॉल सिंस 2022। ये जंग के बाद पहली कॉल है, यानी कि ब्लूमबर्ग इसको किस तरह से लिख रहा है कि मैक्रोन ओपन्स ईरान टॉक्स, मतलब असल बात कि मैक्रोन ओपन्स ईरान टॉक्स, मैक्रोन ने ईरान की जो टॉक्स है वो प्यूटन के साथ शुरू कर दी है। दिस इज अ ह्यूज शिफ्ट, मतलब वो अमेरिका के साथ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो प्यूटन के साथ डिस्कस कर रहे हैं जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको आप कितनी बड़ी तब्दीली कहेंगे। प्यूटन मैक्रोन डिस्कस वेस्ट एशिया, यानी मिडिल ईस्ट को वेस्ट एशिया कहते हैं। ये मिडिल ईस्ट जो है ये तो यूरोपियंस की टर्म है ना, उनके ईस्ट में ये मिडिल आता है तो मिडिल ईस्ट, वैसे तो ये वेस्ट एशिया है। एंड यूक्रेन इन फर्स्ट कॉल। और फिर जो रशिया से एलामिया आया है जरा देखिए, प्यूटन और मैक्रोन ने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा ये एलामिया देखिए, जोर की चपेट उन्होंने ना जिसको भिगो भिगो के छितर जो नेतन्याहू के मुंह के ऊपर मारे हैं। प्यूटन और मैक्रोन ने कहा कि ईरान का जो लेजिटिमेट राइट है फॉर पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी, ये तो बहुत जरूरी है, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो एनपीटी की ऑब्लिगेशंस हैं ये पूरी होनी चाहिए, और वो फिर जो एनपीटी के मेंबर नहीं है वो भी मेंबर बने। अच्छा खैर, और आईएईए के साथ काम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना, यानी ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिस्पेक्ट किया जाए। फिर उन्होंने कहा इन फेवर ऑफ रिजॉल्विंग क्राइसिस ओवर ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम थ्रू पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मींस। जंग के जरिए नहीं, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मींस के जरिए यह मसला हल किया जाए। ठीक है, दो वर्ल्ड लीडर्स बात कर रहे हैं और मैक्रोन और प्यूटन ने एग्री किया। दुनिया तब्दील हो रही है नाज़रीन, पुरानी दुनिया समझ लें, वो अमेरिकी ऑर्डर जो है वो अमेरिकी एम्पायर सवाल की तरफ जा रहा है। प्यूटन और मैक्रोन ने एग्री किया कि हम जो अपने कॉन्टेक्ट्स हैं, हम जो अपना राब्ता है वो जारी रखेंगे। और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ये वाकया आज हुआ है, क्योंकि ट्रंप है ना, जब दिल चाहता है प्यूटन को कॉल कर लेता है। अब यूरोपियंस देख रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ हुआ क्या है, तो आज यूरोप का सबसे बड़ा लीडर कह रहा है कि प्यूटन के साथ हम भी जो अपने राब्ते हैं वो जारी रखेंगे, इन ऑर्डर टू पॉसिबली कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑन सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट। मैंने आपको कहा ना कि मेन मुद्दा मिडिल ईस्ट था, यूक्रेन तो डिस्कस होना ही होना है ना। राब्ते जारी रखे जाएंगे किस बात के ऊपर? मिडिल ईस्ट का मसला हल करने के लिए। पूरे मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मसला तो फलस्तीन का है, तो ये रिजॉल्व करने के लिए राब्ते हम जारी रखेंगे। सिर्फ एक कॉल नहीं है, लेकिन राब्ते जारी रहेंगे किस बात के ऊपर? मिडिल ईस्ट के ऊपर। मैक्रोन जो है वो उन्होंने कहा कि रशिया की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फ्रांस, ये रशिया और फ्रांस है। अब ये मतलब क्या हुआ है, यानी रशिया और फ्रांस जो है ये मेंटेनिंग पीस में, कहां पर? मिडिल ईस्ट में। रशिया और फ्रांस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मिडिल ईस्ट में पीस कायम करें। प्रिजर्विंग न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम, जिन्होंने एनपीटी साइन किया हुआ है, भाई उनकी भी तो कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। ये तो नहीं मुंह उठाकर वो मुल्क जिसने एनपीटी साइन ही नहीं किया हुआ वो आकर हमला कर दे। और राब्ते फ्रांस और रशिया के जारी रहेंगे, मैक्रोन और प्यूटन के जारी रहेंगे। किस लिए? मिडिल ईस्ट के लिए। और मिडिल ईस्ट में अमन कायम करना ये फ्रांस और रशिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए अमेरिका जो है ना, अमेरिका, उसकी जिम्मेदारी है दुनिया में सिक्योरिटी करना, सालसी करवाना। मैं मतलब उनकी बात कर रहा हूं उनके एंगल से, ठीक है ना। मिडिल ईस्ट में जो भी होगा अमेरिका तय करेगा, बाकी दुनिया में जो कुछ होगा अमेरिका बताएगा क्या करना है। वो कह रहे नहीं, फ्रांस और रशिया बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में अमन कैसे होना है। दिस इज अ ह्यूज शिफ्ट।
और ये उनका कहना कि हमारे राब्ते जारी रहेंगे इस तनाजुर में कि जब मतलब एक एग्जिस्टेंशियल वॉर छिड़ी है और वो कह रहे हैं आलमी जंग की तरह मामला जा सकता है, उसमें ये बात होना डेफिनेटली फिर डीप स्टेट और आगे पीछे वो सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन ये एक बड़ा सबूत है कि यूरोप इस जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता है और वो पुतिन के साथ भी बात करने पर मजबूर हो गए। अब मुझे बताइए कि इजराइल किधर जाएगा, ठीक है ना। वो पिछली सदी की दुनिया और थी, इस सदी की दुनिया और है, और इसमें वही मुल्क आगे अगली दुनिया में स्टेक होल्डर होंगे जो सही अंदाज में अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, जो इसी घमंड में है कि नहीं नहीं हम तो वही पावर है, यानी वो जो उनके पास पिछले 100 साल से पावर है, 70 साल से है, अगर वो उसी पावर के ऊपर घमंड कर रहे हैं तो ये आज के दौर में चलने वाला नहीं है। क्योंकि आपकी पावर सबसे ज्यादा बेस करती है आपकी मिलिट्री के ऊपर, और मिलिट्री जो वॉरफेयर है वो तो तब्दील हो रहा है। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी ताकत सबसे छोटी ताकत को भी क्रश नहीं कर सकी है, ये आज की नई रियलिटी है। और अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो हूतीज को शिकस्त नहीं दे सके। अच्छा, तो ये कॉल हुई है, और साथ ही ईरान के प्रेसिडेंट ने क्या किया है, उन्होंने इस तनाजुर में एक और प्रेशर क्रिएट कर दिया। उन्होंने ऑफिशियली साइन कर दिया है कि IAEA के साथ हम कॉपरेशन सस्पेंड कर रहे हैं। यानी इधर ये हुआ है, साथ ही ईरानी प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है, पहले उनके पार्लियामेंट से, फिर काउंसिल से, अब सदर ने बकायदा दस्तखत कर दिए कि IAEA जाए खड्डे में, हम इससे कोई बात नहीं करेंगे, इसके साथ कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे। अब मुझे बताइए अमेरिका क्या करेगा, हमला करेगा ईरान के ऊपर। यानी मिस एडवेंचर किया है ट्रंप ने अपने घमंड में आकर, मिस कैलकुलेशन, जो कल भी फॉरेन पॉलिसी, जो आज पिछली वीडियो में भी फॉरेन पॉलिसी की हमने आपके सामने रिपोर्ट रखी है, मिस कैलकुलेशन, मिस एडवेंचर। अब मुझे बताइए ईरान कह रहा है हम IAEA के साथ कॉपरेशन ही नहीं करेंगे, उसको घुसने ही नहीं देंगे ईरान में। अब मुझे बताइए अमेरिका क्या करेगा, हमला करेगा। भाई हमले से तो पीछे हट के आए हो, एक बड़ी जंग से तो पीछे हट के अमेरिका आया है, तो बड़ी जंग करनी है तो जाके कर ले। तो ये अमेरिका ने बेसिकली अपने आप को जनक डिफिकल्ट पोजीशन में डाला है रिगार्डिंग ईरान। ईरान का अपर हैंड हुआ इस जंग से, क्योंकि वो जंग जीते हैं, ठीक है ना। उन्होंने देखा है कि अमेरिकन बेसिस पर उन्होंने हमला किया और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, ठीक है। और इधर देखिए, फर्स्ट बैच ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट रेफ्यूजीज अराइव्स इन फ्रांस, पहला बैच जब वो पहुंच गया, ठीक। और आपको पता है कितने लोग आए हैं, 8 रिसर्चर। तो ये जो होता है ना साइंसदान और ये रिसर्चर और ये लोग, ये ऐसा नहीं कि वहां से लाखों के काफिले आएंगे, ये यही है, सैकड़ों हजारों, बस ये इतना काफी है, ठीक है ना। और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी तो यही हुआ था ना भाई, ओपनहाइमर एक ही बंदा था ना, उसी ने एटम बम बनाया, उसी ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर में फतह दिलवाई। भाई उनके सपोर्टिंग लोग थे सारा, लेकिन लीडिंग तो ओपनहाइमर था। और ये ऐसे ही होता है। अब ये जो आए हैं ये क्या करेंगे, पीछे अपने दोस्तों को फोन करेंगे, अपने कॉलीग्स को फोन करेंगे, भाई यहां पर माहौल ठीक है, इधर आ जाओ। तो उस वक्त भी यही हो रहा था, जो यहां यूरोप से जा रहे थे। जर्मनी इतना बड़ा साइंटिफिक हब था कि आप सोच नहीं सकते। आप जरा तारीख पढ़ें, ये जो आपको B-2 बॉम्बर्स नजर आते हैं, इसका सबसे पहला डिजाइन किसने तैयार किया था, आप जरा उठाकर देख ले, वो जर्मनी ने वो बॉम्बर्स बनाए थे, ठीक है। जर्मनी बहुत बड़ा साइंटिफिक हब था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो मिस्टेक जर्मनी ने की वो ये कि जो साइंसदान यहां से गए, ओपनहाइमर भी तो जर्मनी में ही था, और फिर वो अपने साथ बहुत सारे जर्मन्स को भी ले गया। तो ये ऐसे ही होता है, ये मतलब वेव होती है। अब जो साइंसदान जिस तरफ रुख कर रहे हैं, वो बाकी अपने कॉलीग्स को भी उधर ही कहेंगे, भाई इधर आ जाओ, इधर माहौल ठीक है, फंडिंग भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, यानी आपकी रिसर्च के लिए फंड्स भी मिल रहे हैं। अच्छा जी, अमेरिकन एकेडमिक्स जो है वो लीव कर रहे हैं अंडर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अराइव्ड इन फ्रांस। जो मेक अमेरिका ग्रेट, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो रहा है, बातों से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो 8 US बेस्ड रिसर्चर जब यहां पर पहुंचे, इन्होंने उन फ्रांस को सेफ प्लेस फॉर साइंस कहा है, ठीक है ना, सेफ प्लेस फॉर साइंस, और डिजाइन टू अट्रैक्ट स्कॉलर्स हु फेस फियर ऑफ फंडिंग, पे जिनको फंडिंग का डर है कि वो कट जाएगा, जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं, तो वो इधर आ जाए। अ न्यू बिगिनिंग इन द सनी मेडिटेरेनियन सिटी ऑफ मर्सली, मतलब बहरा रोम के सिटी, और वो इसे अनदर डार्क पीरियड ऑफ हिस्ट्री कह रहे हैं। यानी ट्रंप की पॉलिसीज और उसके नतीजे में साइंसदानों को जाना, ये एक और डार्क पीरियड ऑफ हिस्ट्री है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हो रहा था कि साइंसदानों को हिजरत करना पड़ी थी। तो ये साइंसदानों की इस सदी के अंदर पहली बड़ी हिजरत हो रही है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि ये एक दिन के अंदर वो अमेरिकन सारा एम्पायर और सारी टेक्नोलॉजी जो है वो पीछे चली जाएगी।
बात यह है कि अगले आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि बाकी डायमेंशन में भी तो अमेरिका लैग कर रहा है ना, तो अभी यूरोपियन लीडर जो है वो चाइना भी जा रहे हैं। तो ये जो साइंसदान यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, ये अगले आने वाले सालों में आप देखेंगे कि वो जो है वो इनोवेशन का हब या इनोवेशन का एक बड़ा मरकज जो है वो यूरोप होगा। तो ये कई डायमेंशन में अमेरिकन एम्पायर जो है वो, तो उसमें ट्रंप जितने भी मिस एडवेंचर कर रहा है, अब वो गजा में ग्रीन लाइट देकर वो दुनिया का ऑर्डर बदलना चाहता है, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। और ईरान के ऊपर अगर अमेरिका हमला करेगा तो इसकी आखिरी जंग साबित होगी इसके एम्पायर की, यानी अगर वो 8 साल के बाद, 4 साल के बाद खत्म होना है तो वो इसी जंग के दरमियान खत्म होगा। ये इस वक्त की ताजा डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।